इसमें दो क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन आज का ये है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन है प्रसव क्या है। प्रसव को प्रेरित करने में कौन से हार्मोन शामिल होते हैं। ठीक है, प्रसव मीन्स आप लोग जानते होंगे, इसे हम लेबर पेन कहते हैं, है ना। जब बेबी होने को होता है तो जो महिलाओं को दर्द होता है ना, उससे हम क्या कहते हैं, प्रसव। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, गर्भवती मादाओं के गर्भ के बाहर निकलने की क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। देखो, तंत्री अंतःस्रावी मतलब क्या होता है कि इसमें ब्रेन और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों काम करते हैं। ब्रेन क्या करता है, एंडोक्राइन सिस्टम को बोलता है कि आप एक हार्मोन रिलीज करें जिसका नाम क्या रहेगा, ऑक्सीटोसिन, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रसव हार्मोन। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसमें, प्रसव के लिए संकेतपूर्ण विकसित गर्भ एवं अप्राशय उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें दर्द उत्पन्न होता है, उसके बारे में बताया है। जो गर्भाशय में हल्के संकुचन को प्रेरित करता है। क्योंकि क्या होता है कि जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो क्या होता है, गर्भाशय में धंसा हुआ होता है ना, है ना। तो धंसा हुआ होता है, तो अब क्या होता है, जब उसे गर्भाशय अलग करता है या गर्भाशय से वो अलग होता है, तब क्या होता है कि धीरे धीरे दर्द उठना स्टार्ट होता है, जो कि एक तेज दर्द में बाद में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो दर्द है ये उत्पन्न होना उस समय जरूरी है। जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त मीन्स फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस कहते हैं, है ना। फीटल इजेक्शन मतलब इजेक्शन मीन्स बाहर आना, और रिफ्लेक्सेस मतलब बार बार वो दर्द उठना। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी को क्रिया करता है ना। मैंने क्या बताया था, कौन सा हार्मोन निकलेगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, ये पेशियों को संकुचित करेगा, है ना। और इसके कारण गर्भाशय में तीव्र संकुचन प्रारंभ हो जाता है। गर्भाशय संकुचनों तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपन प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन अत्यधिक तीव्र होता जाता है ना। जैसे जैसे क्या रहेगा, ये दर्द बढ़ेगा तो क्या होगा, ये बड़ा मतलब एक ज्यादा दर्द बढ़ता जाएगा। पहले धीरे धीरे से स्टार्ट होगा, फिर दर्द बढ़ेगा। इसके परिणाम स्वरूप शिशु माता के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। इस प्रकार प्रसव की क्रिया संपन्न होती है। प्रसव क्रिया को प्रेरित करने वाले प्रमुख हार्मोन कौन कौन से हैं। पहला कार्टिजोल, दूसरा एस्ट्रोजन,
तीसरा ऑक्सीटोसिन। यही तीन ही हार्मोन क्या करते हैं, प्रसव को कंट्रोल करते हैं, प्रसव को प्रेरित करते हैं। हम दोनों बातें इसमें बोल सकते हैं, है ना। सिंपल क्या रहेगा, प्रसव मीन्स लेबर पेन कहते हैं, और ये कब उत्पन्न होता है, जब 9 महीने का काल उस बच्चे का गर्भाशय में पूरा हो जाता है। तब क्या करता है, गर्भाशय और वो बेबी दोनों को एक दूसरे से डिटैच करते हैं, मतलब गर्भाशय बेबी को छोड़ता है और बेबी गर्भाशय से अलग होता है। जब वो अलग होता है तो उसमें क्या होता है कि वो हार्मोन के द्वारा वो क्रिया संचालित होती है ना। जब वो क्रिया संचालित होती है तो क्या होता है, धीरे धीरे दर्द उठना स्टार्ट होता है और वो तीव्र दर्द में बाद में बदल जाता है। ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन है 3rd चैप्टर का। थर्ड चैप्टर मीन्स 19 क्वेश्चन है ये। जो क्वेश्चन मैंने करना है वही करना है आपको, है ना। हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है। बताइए कि यह क्यों सही नहीं है ना। वो इसलिए सही नहीं है, आप पहले समझें इसे, मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना इसे। देखिए आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 ना। हम इन्हें 23 जोड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी में से क्या होता है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोजोम। ये 22 जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं ये मेल और फीमेल में एक ही होते हैं लगभग, है ना। मतलब मेल में भी XX होते हैं और फीमेल में भी XX होते हैं, ठीक है। लेकिन जो 23वां जोड़ी होता है, मतलब एक जोड़ी जो बचा हुआ है ना, तो ये मेल में क्या हो जाता है, XY, और फीमेल में अब भी XX ही होता है, ठीक है। अब कंडीशन कहां बनती है, कंडीशन यहां बनती है, ध्यान से सुनिएगा। अब क्या होता है कि क्रॉस होगा, मतलब मेल और फीमेल में जो गुणसूत्र रहेंगे उनके बीच क्या होगा, क्रॉस होगा, है ना। क्रॉस होगा तो यदि X और X गुणसूत्र मिलेगा तो जो बेबी होगा वो क्या होगा, गर्ल चाइल्ड होगा, ठीक है। लेकिन यदि X और Y मिलेगा, X और Y में अगर क्रॉस होगा तब क्या बनेगा, चाइल्ड कैसा होगा, बॉय होगा। तो ये पूरा डिपेंडेंसी किस पे होती है, मेल के ऊपर, ना कि फीमेल के ऊपर, है ना। ये पूरी डिपेंडेंसी किस पे होती है, मेल के ऊपर ना कि फीमेल के ऊपर। क्योंकि जो 23वां जोड़ी, मतलब एक जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं उसमें से 50% X होते हैं और 50% Y होते हैं, है ना। तो कौन सा गुणसूत्र किसके साथ मैचअप हुआ है ना, उसी के अनुसार क्या होता है, जो बोल सकते हैं हम लिंग का निर्धारण होता है कि वो मेल है कि वो फीमेल है। समझ में आया, है ना। तो इसमें जब आप अभी से पढ़ेंगे तो और अच्छे से आएगा समझ में। जो मैंने बोला यही लिखा है यहाँ पे। स्त्री के गुणसूत्र का स्वरूप XX है तथा पुरुष में XY होता है। इसलिए स्त्रियों द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए 50% शुक्राणु में X लिंग गुणसूत्र तथा दूसरे 50% शुक्राणु में Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसलिए
पुरुष एवं स्त्री युग्मकों के संलयन के पश्चात युग्मनज में या तो XX या XY लिंग गुणसूत्र की संभावना होगी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि X या Y लिंग गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं में से कौन सा अंडाणु से निषेचन करता है ना। यदि XX होगा तो क्या होगा, गर्ल, और अगर XY होगा तो मेल। जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होंगे वह एक मादा लड़की के रूप में, जबकि XY गुणसूत्र वाला युग्मनज नर शिशु लड़का के रूप में विकसित होगा, है ना। ठीक है, आगे लास्ट पॉइंट जो उन्होंने कारण पूछा है उसका दिया हुआ है उन्होंने। इसी कारण वैज्ञानिक रूप से यह कथन सत्य है कि एक शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता द्वारा होता है। अतः लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को देना सर्वथा अनुचित है। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था वही यहां पर लिखा हुआ है।